हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 5 में। ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा होपफुली। देखते हैं कितना लंबा इस लेक्चर को मैं खींच पाता हूँ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी करना शुरू कर दी थी और वेस्पर थ्योरी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जहाँ पे रोका था वहाँ पे हम लोगों ने 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर तक के सारे केस देख लिए थे और 2 सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर हो नहीं सकते थे। तो उसके आगे से हम लोग आज डिस्कशन अपना शुरू करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हम लोग कर चुके हैं, वीवीटी कर चुके हैं, लुईस थ्योरी कर चुके हैं। अब बात आ रही है वेस्पर थ्योरी में 3 सिग्मा बॉन्ड से बात शुरू करनी है। ठीक है यार, और तुम्हारे लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि कल के लेक्चर जो आएगा उसमें तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट के PYQs भी शुरू हो रहे हैं। तो वेंसडे अब PYQs भी आते रहेंगे और जो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे वैसे वैसे आगे के चैप्टर्स के ही PYQs आते रहेंगे। 11th वालों के लिए अभी ऑर्गेनिक शुरू हो गई है और 12+ वालों के लिए भी ऑर्गेनिक शुरू हो गई है। हम लोगों ने GOC करना शुरू कर दिया है। नॉमेनक्लेचर मैंने बीच में करवा दिया जिससे 11th वालों को दिक्कत ना आए, खासकर उनका ध्यान रखा जा रहा है तो उन्हें भी दिक्कत ना आए। तो 11th वालों को नॉमेनक्लेचर देख के सीख लेना और तुम्हें एज मिलेगा यार। देखो, अगर तुम्हारी कोचिंग में नहीं शुरू हुआ है या तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो स्कूल्स में तो नॉमेनक्लेचर पढ़ लोगे तो हमेशा आगे रहोगे, GOC कर लोगे तो आगे रहोगे। GOC के बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन करेंगे और हाइड्रोकार्बन करने के बाद फिर 12th में केवल ऑर्गेनिक करेंगे, 11th में फिर से फिजिकल शुरू कर देंगे। ठीक है, तो GOC आइसोमरिज्म भी पैरेलल चला है। केमिकल बॉन्डिंग का होपफुली ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। थर्सडे को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर रहे होंगे। आज देखते हैं हम लोग कितना देर तक इसे पढ़ पाते हैं क्योंकि लेंथ बड़ी होने वाली है आज के लेक्चर की। तो देखते हैं कितना लेंथी जाता है ये लेक्चर। बात शुरू करते हैं अपनी। और हमें ये पता ही है कि नोट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, dexterchem.in से मिलते हैं और हम लोगों को इस लिंक को लोगों तक पहुंचाना है। अगर तुम चैनल का लिंक नहीं दे सकते कम से कम नोट्स तो यार दोस्तों को काम आएंगे। नोट्स ही दे दो, है ना, नोट्स दे दो लोगों को, शीट्स दे दो लोगों को, करने दो। और धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और जल्दी से हमें उम्मीद है कि हम लोग 10 के सब्सक्राइबर भी टच कर लेंगे। तुम लोग अगर चाहोगे तो। मेरे से आने से तो कुछ होता नहीं वैसे भी, है ना। ठीक है, मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करना जानता हूँ। एक भी दिन गैप किए बिना मैं कहीं जाऊँ, कोई भी शेड्यूल है, तुम्हारा लेक्चर शेड्यूल डेट पे तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। मैं इस बात का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तुम लोग भी अच्छे से एफर्ट्स डालते रहो जिससे पढ़ाई अच्छे से हो पाए, है ना। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। स्कूल में नंबर UTs के आ चुके होंगे 11th वालों के, तो स्कूल के नंबर कम होते हैं, सबके कम होते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी। चलो फिर हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। और अपने डिस्कशन में सबसे पहले जो हमें केस करना है वो हमें करना है किसका, केस नंबर 6 पे पहुंच जाते हैं। इस तरह से हम लोग केस नंबर 6 क्या था, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर्स। इससे स्टेरिक नंबर कितना आएगा भाई, भूले तो हो गए नहीं, लास्ट क्लास याद होगी। कमेंट जरूर करते रहना, जो लोग कमेंट करते हैं उनसे पता लगता है कि वो एक्टिव यूज़र्स हैं और पढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है सुनने में और कमेंट पढ़ के भी अच्छा लगता है जब तुम डाउट पूछते हो। और अब तो मैं टेलीग्राम पे भी, मतलब टेलीग्राम ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर सब मैं केवल टेलीग्राम पे दूंगा और पोस्ट के थ्रू दूंगा। ठीक है, तो वहीं पे आंसर्स मिलेंगे यार, है ना, सवालों के। GOC के बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनके आंसर्स मैं केवल टेलीग्राम पे ही आंसर्स बताऊंगा, आंसर की उसी पे ही दूंगा। तो उसे ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे हम लोग एक वीडियो और लाने वाले हैं जिसमें तुम्हारी एंग्जाइटीज़ को लेके दिक्कत आ रही है ना कि पेपर पास आ रहा है तो कैसे टैकल करें, कैसे क्या करें, उस पर मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। जल्दी से एक वीडियो उस पर भी लाऊंगा। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया था इससे, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया था स्टेरिक नंबर 3 के लिए, sp2 आ गया था। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था क्या, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था BF3 जिसका बॉन्ड एंगल कितना था, बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री और शेप कैसी थी, शेप थी ट्राइगोनल प्लेनर। याद आ गया हो भाई तो कमेंट करके बताना। ट्राइगोनल प्लेनर थी, इतनी बात आसानी से समझ में आनी चाहिए। अब केस नंबर 7 पे चलते हैं। केस नंबर 7 विल बी 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा यार, स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा। तो स्टेरिक नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा था, हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ रहा था sp3। इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, भूले तो नहीं यार, अभी तो 4 ही दिन हुए, भूले तो नहीं हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 3 × 1 + 2 × 1 यानी कि 5।
तो 5 का मतलब हमें किससे बात करनी पड़ेगी, नाइट्रोजन से बात करनी पड़ेगी। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया NH3 का। अब sp3 के लिए हमारे पास जो प्रोटोटाइप सिस्टम है वो कौन सा है, CH4। CH4 में क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये टेट्राहेड्रल था 109 डिग्री 28 मिनट्स पे। तो हमने नाइट्रोजन को भी कुछ वैसे ही अरेंज करने की कोशिश की, एक लोन पेयर था तो लोन पेयर बना दिया और 3 बॉन्ड बना दिया। हम लोग ये बात जानते हैं कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, और हम वाटर का केस देख चुके हैं। तो वाटर के केस में बॉन्ड एंगल जो आ रहा था वो 104 डिग्री आ रहा था, 5 मिनट्स के लगभग आ रहा था 104 डिग्री 5 मिनट्स। तो अमोनिया में एक लोन पेयर है, वाटर में 2 लोन पेयर थे। भाई अमोनिया में एक लोन पेयर है, वाटर में 2 लोन पेयर थे, तो लोन पेयर 2 थे तो उन्होंने ज़्यादा रिपेल किया था। अब अगर एक लोन पेयर है तो वो उतना रिपेल नहीं करेगा, तो क्या करेगा, इसके बॉन्ड एंगल को कम तो करेगा, लेकिन वाटर जितना कम नहीं कर पाएगा, तो 107 डिग्री तक ही कर पाया। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आ गया यार, बॉन्ड एंगल जो आ गया वो आ गया 107 डिग्री 5 मिनट्स। और इसकी शेप क्या आ गई, शेप आ जाएगी पिरामिडल। कैसी आ गई, पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी आई, ज्योमेट्री में तो हम लोन पेयर को काउंट कर लेते हैं। ज्योमेट्री आई कैसी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री आई टेट्राहेड्रल और शेप कैसी आ गई, पिरामिडल आ गई। तो ये केस आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट इज नंबर क्या आ जाएगा भाई लोग, 8। 8 नंबर इज 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स। तो इससे स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3d। sp3d के लिए अगर हम अपना हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से बात करें, वैलेंस बॉन्ड मतलब वेस्पर से पहले वाली बात करें, तो उसके लिए प्रोटोटाइप सिस्टम जो था हमारा वो PCl5 था। ठीक, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 3 × 1 + 2 × 2 यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हमें क्लोरीन से बात करनी पड़ेगी, और क्लोरीन का ऐसा कोई मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो। तो हमने एग्जांपल ले लिया ClF3 का। PCl5 जब हमने बनाया था, तो PCl5 हमने बनाया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं इसलिए हर बार बना देता हूँ कि जिससे तुम्हें भी ध्यान रहे, कन्फ्यूज़न ना हो। और यार मेरे से लोग कह रहे थे कि किसी ने मेरे को मैसेज भेजा टेलीग्राम पे कि सर मेरे को एक्सेप्शंस बता दो या सबके लिए एक्सेप्शंस करा दो। भाई देखो, एक्सेप्शंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और केमिस्ट्री अभी तक मैंने जितनी पढ़ाई उसमें कितनी रटने के लिए है बताओ तुम, बिल्कुल नहीं रटनी है ना। केमिस्ट्री रटनी होती नहीं है, जिन्हें नहीं आती उन्हें रटनी पड़ती है। तो तुम्हें आ जाएगी तो रटनी नहीं पड़ेगी, सिंपल बात है। ठीक, तो ClF3 कैसे देखेंगे, हमें बेंड्स रूल भी याद है। बेंड्स रूल हमें याद है ना कि क्लोरीन के पास जो 2 लोन पेयर हैं उन्हें हम कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। तो देखो भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर रख लेते हैं। यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ लोन पेयर आ गया और यहाँ लोन पेयर आ गया। यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया, एक फ्लोरीन ऊपर आ गया और एक फ्लोरीन नीचे आ गया। ठीक, तो देखने में ज्योमेट्री कैसी दिखेगी इसके बारे में बात करते, देखना जरा। तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि Cl यहाँ पे आया, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है और यहाँ पे F है। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इस एंगल को क्या करेंगे, इस फ्लोरीन को नीचे धक्का देंगे और इस फ्लोरीन को भी नीचे, भाई ऐसे करके कर देंगे तिरछा। तो ये टी जैसा बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली 180 डिग्री पे लाइन नहीं होगी। तो जो टी होगा वो स्लाइटली बेंट होगा। तो इसे कहते क्या है, टी शेप कहते हैं इसे। और कोई भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। नो बॉन्ड एंगल इज बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल्स टू 90। ठीक, और ज्योमेट्री कैसी आएगी, ज्योमेट्री तो हमारे पास आई थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
अगर इसमें नहीं याद आ रहा तो रिवाइज बेंट रूल मैं लिख देता हूँ इसमें, रिवाइज बेंट रूल, बेंट रूल रिवाइज करेंगे सब लोग, ठीक है। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आना चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो कोई भी एंगल कैसा है, 90 नहीं है। जो टी शेप पड़ता है वो टी शेप थोड़ा झुका हुआ होगा टी, क्योंकि क्लोरीन के लोन पेयर की वजह से रिपल्शन से ये क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे थोड़े से, तो थोड़ा झुका हुआ मिलेगा, ठीक है। बात सही है बिल्कुल। अब अगला केस देखते हैं। अगला केस नंबर क्या आ जाएगा, 9 नंबर आ जाएगा। भाई मेरी बात सबको समझ में आ रही है, मैं मान लूँ इतना कि समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है, और लोगों तक शेयर करो यार, ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग सबको पढ़नी चाहिए। और कंपटीशन केवल तुम्हारा तुम ही हो, कोई दूसरा आदमी द्वारा कंपटीशन है नहीं। ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि इससे कंपटीशन बढ़े, किसी से नहीं बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से ही भला होगा, सबका भला करने की सोचो जीवन में, नहीं तो मैं भी सोचूं मैं क्यों पढ़ाऊँ, सब टीचर भी तो पढ़ लेंगे। ये तो मतलब अजीब ही बात है ना, सबको सब कुछ आता है, सबके पास सब कुछ रिसोर्सेज हैं। मेरे से बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे, मैं तो सबसे कम अच्छा हूँ, ठीक। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 3 लोन पेयर्स आ जाए। अगर 3 सिग्मा 3 लोन पेयर का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3 × 1 + 3 × 2 यानी कि 9। तो नॉट पॉसिबल का केस है ये क्या है, नॉट पॉसिबल का केस है, तो ये केस भी नहीं करना हम लोगों को। केस नंबर 10 पे आ जाता है। 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना आ गया इसका, स्टेरिक नंबर 4 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। sp3 के लिए प्रोटोटाइप सिस्टम हमें पता है CH4 होता है, और हमने CH4 कर रखा है, जिसका बॉन्ड एंगल कितना था 109 डिग्री 28 मिनट्स था। और शेप कैसी थी, टेट्राहेड्रल थी। शेप कैसी थी, टेट्राहेड्रल थी। बिल्कुल सिंपल है। अगला केस करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर इज 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर। तो ऐसे केस में स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर आ जाएगा 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। sp3d के लिए जो प्रोटोटाइप सिस्टम था वो PCl5 था। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, बताओ भाई, 4 × 1 + 1 × 2 यानी कि 6 आ जाएंगे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमें अरेंज इन्हें कैसे करना है, PCl5 को हमने कैसे अरेंज किया था, TVP में। अरे यार अब तो PCl5 याद ही हो गया होगा, इतने दिन हो गए, ठीक। और लोन पेयर को हम कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इसके लिए एग्जांपल जो हमने सोचा वो एग्जांपल ले लिया SF4। तो ट्राइगोनल प्लेन बना लिया एक, पहले सल्फर रखा, लोन पेयर को हमने रख लिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, फिर एक F रखा, एक F रखा, एक F और एक F, ठीक। तो ये क्या बन गया, देखना जरा भाई, सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और यहाँ पे आ गया लोन पेयर, ठीक। यहाँ पे आ गया लोन पेयर। अब ये लोन पेयर आया, लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर रिपेल करेगा इसे। लोन पेयर जब रिपेल करेगा तो इन बॉन्ड्स को दबा देगा, तो बॉन्ड एंगल कोई भी 90 डिग्री नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसकी जो शेप आ जाएगी, शेप जो आएगी वो कैसी आ जाएगी, सीसॉ आ जाएगी। सीसॉ देखा तुमने कभी, अरे सीसॉ तो देखा ही होगा ना, कि ऐसे करके 2 टांगे होती हैं और एक इस पे, एक पे चुन्नू बैठता है, एक पे मुन्नू बैठता है, ऐसे, है ना। तो ये सीसॉ होता है ना ऐसा, ठीक। तो सीसॉ शेप है। और ज्योमेट्री कैसी है इसकी, ज्योमेट्री है TVP।
TBP का मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब 12 नंबर पे आता है केस है 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स। 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर का मतलब है कि स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 6। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4 × 1 + 2 × 2, यानी कि 8। और 8 के लिए एग्जाम्पल जो लिखा वो हमने लिखा XeF4। एग्जाम्पल क्या लिखा, XeF4। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 के लिए जो हमारे पास प्रोटोटाइप सिस्टम है वो SF6 है। SF6 ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल में कोई भी इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन जैसी पोजीशंस नहीं होती हैं। तो जब ये पोजीशन नहीं होती हैं तो हम क्यों ना अपनी कन्वीनियंस पे मॉलिक्यूल को बना लें कि ज़ेनॉन यहाँ रखा, एक लोन पेयर ऊपर रख दिया और एक लोन पेयर नीचे रख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्या, स्क्वायर प्लेनर शेप आ गई, इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप आ गई। बॉन्ड एंगल्स कैसे आ गए, 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल कैसे आ गए, 90 डिग्री आ गए। और इसकी जो ज्योमेट्री आई वो ऑक्टाहेड्रन आई। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो आसान बात ही कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो 12th केस हो गया। 12th के बाद 13th पे चलता है। 13th क्या कर रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर्स आ गए। 3 लोन पेयर आने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए। अब तो तुम मेरी बात समझ रहे हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। तो ये कैसा केस है, नॉट पॉसिबल वाला। ठीक, 14th नंबर इज 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया कितना, sp3d। और इसका हमने केस क्या लिया था, PCl5। इतनी बार बना चुके हैं कि ये TBP ज्योमेट्री होती है। ठीक, तो इसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, PCl5 तो भी हम 5-6 बार बना ही चुके हैं ना, तो ये बात समझ में आती चाहिए आसानी से। 15th इज 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर। 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर का मतलब है स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 6। हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो sp3d2 आया। तो इसका प्रोटोटाइप सिस्टम हो गया SF6। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आ गए 5 × 1 + 2 × 1, यानी कि 7 आ गए। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हमने ले लिया IF5। ठीक है, या BRF5 ले लो, जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। अब यार कोटा में इसमें बड़ी एक बार डिस्प्यूट हो गया था, बहस हो गई थी बहुत ज़्यादा। लोग क्या कह रहे हैं कि जब BRF5 को अरेंज करेंगे हम लोग, तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा। तो ये कह रहे हैं कि लोन पेयर की वजह से जो फ्लोरीन वाला प्लेन होगा वो स्लाइटली धक्का दे के ऊपर चला जाएगा। तो देखो ऐसा प्लेन ना हो कि थोड़ा सा ऐसा बेंड टाइप का होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ब्रोमीन थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो एक प्लेन में केवल 4 ही एटम होंगे जो फ्लोरीन होंगे। ब्रोमीन इज नॉट इन द प्लेन ऑफ
फ्लोरीन। अब ब्रोमीन फ्लोरीन के प्लेन में नहीं है तो इसे लोग कहते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल हम तो नहीं कहते इसे, हम कहेंगे इसे क्या कि ये स्क्वायर पिरामिड है। क्या है शेप इसकी, कैसी आ गई शेप, आ गई स्क्वायर पिरामिडल। इसे ऑक्टाहेड्रल कोटा में लोग कहते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे इसे, ठीक है। ये स्क्वायर पिरामिडल ही है, आईआईटी पूछेगा तो स्क्वायर पिरामिडल ही। और बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल टू 90, कोई भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं है, कोई भी एंगल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ज्योमेट्री बेशक ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री बेशक ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक, लेकिन शेप इसकी कैसी है, शेप हमारी स्क्वायर पिरामिडल ही मानी जाएगी। इसे हम लोग औरों की तरह ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं कहेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। ब्रोमीन को प्लेन में नहीं है, ऑब्वियस बात है ब्रोमीन प्लेन में नहीं है, लेकिन ब्रोमीन ऊपर की तरफ उठा हुआ है, या फ्लोरीन ऊपर तरफ तो ब्रोमीन थोड़ा नीचे दबा हुआ है, ठीक, लेकिन है वो स्क्वायर पिरामिडल ही, ठीक है। अगला केस देखते हैं। अगला केस नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, 15 और 1 16। 60 नंबर क्या होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स। 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर का मतलब है कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ये स्पेशल केस है, ये करेंगे हम, इनके बारे में बताएंगे कि 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर को कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये अरेंज नहीं हो पाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 आ गए तो नॉट पॉसिबल केस है। इसका एग्जाम्पल वैसे लिखा जा सकता है, अगर 9 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो Xc5 माइनस लिखा जा सकता है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, डिस्कस करेंगे आगे थोड़ा सा बढ़ के, है ना। इतना तो अभी सिंपल रखे ना, जीवन को मुश्किल नहीं बनाते, एक्सेप्शंस तो भरे पड़े हैं दुनिया में। अभी हम लोग जिस बात पे चल रहे हैं वहीं पे रहते हैं। 17th क्या हो जाएगा, 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर 6 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया, और इसका हमने एग्जाम्पल जो लिखा वो SF6 लिखा। ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप थी, ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। बॉन्ड एंगल कितना था, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री थे सारे, तो हम ये बात कर चुके हैं। 18 नंबर पे आ जाता है, 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर, ये स्पेशल केस है, ध्यान रखेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे देखना जरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 6 × 1 प्लस 1 × 2 यानी कि 8। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिख लिया Xcf6। इसकी शेप भाई ध्यान रखना, इसकी शेप बिल्कुल Xcf6 की ऑक्टाहेड्रल की तरह ही अरेंज होती है। ये ऑक्टाहेड्रल की तरह ही अरेंज होगा पूरा, और जो लोन पेयर होगा वो किसी भी एक प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। शेप इसकी क्या आ गई, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन आ गई, शेप इसकी आ गई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। और इसे बिल्कुल भी हम लोग बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे इसके लिए, है ना, ठीक है। जानबूझ के नहीं कर रहे थे, तो परेशान करने का कोई तरीका फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो लोन पेयर है वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है। कैसा है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है। इस लाइन का मतलब कितने लोगों को पता है, जरा कमेंट करके बताएंगे मेरे को, कभी किसी ने ये लाइन सुनी हो किसी के मुँह से, ठीक। अब बात करते हैं 19 नंबर, 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए,
6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 10 आ गए। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल वाला केस है। ठीक, अब बात करते हैं 20th केस की कि 7 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। 7 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया है, स्टेरिक नंबर कितना हो गया 7, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3d3, और शेप कैसी आती है इसकी, पेंटागनल बाई पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल हम जो लिखेंगे वो IF7 लिखेंगे। ठीक, और 21वां नंबर जिसे हम देना चाहते हैं उसका नाम है क्या, कि 7 सिग्मा बॉन्ड्स, एक शुभ नंबर पे हम इसे ख़त्म करेंगे। 7 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर का मतलब स्टेरिक नंबर कितना हो गया, इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो सीधे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इसके, 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 9। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। ये कैसा है, नॉट पॉसिबल है। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक टेबल बनानी है, होमवर्क के लिए है ये अपने आप बनानी है, इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे पास सेग्रीगेटेड फॉर्म में रहेगी। इसलिए टेबल में क्या बनाना है, एक में लिखना है सीरियल नंबर, लाइन खींचना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, लाइन खींचना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लाइन खींचेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक ठीक, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे लिखेंगे बॉन्ड एंगल, और फिर लिखेंगे शेप। इस टेबल को फिल कैसे करना है, फिल ऐसे करना है, यहाँ पे डालेंगे सीरियल नंबर 1, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp, एग्जाम्पल BeCl2, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप लीनियर। ठीक, फिर सीरियल नंबर 2, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर sp2, एग्जाम्पल SnCl2, बॉन्ड एंगल थीटा लेस देन 120 डिग्री और शेप बेंट। इस तरह से पूरे 21 केस हमें लिखे हुए चाहिए कॉपी पे, जिससे हमें पूरा जो 2 क्लास में पढ़ा वो एक दिन में एक बार में कवर हो जाए। ठीक है, इतना मान लें, ये तो करके रखेंगे ही सब लोग, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, कर लेंगे। अब बात करते हैं हाउ टू ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम्स, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा तो ध्यान से समझेंगे हम लोग, है ना। लिखते हैं हाउ टू ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम्स। हाउ टू ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम्स ये कैसे देखेंगे, इन्हें सीख लेंगे तो जीओसी में बहुत मजा आएगा इसे करने में, है ना। तो देखो क्या है कि CH4 का जैसे हमें बनाना है फिगर, CH4 पे सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3, और शेप कैसी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, शेप कैसी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल आ जाएगी। इसमें तो आसान बात है, तो समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो क्या हुआ कि हमने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की कोशिश की, ठीक, और यहाँ पे बना दिए हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स बना लिया, यहाँ पे कार्बन है। तो ये सिंपल सा CH4 का ऑर्बिटल डायग्राम बन गया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, अगर हम A और B के बीच में केवल एक बॉन्ड बनाते हैं तो वो कैसा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। A और B के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो कैसा है, एक सिग्मा बॉन्ड है उसमें और एक पाई बॉन्ड है। ये डाउट भी किसी ने पूछा था मेरे से, मैंने को याद आ गया इसलिए मैंने लिख रहा हूँ।
इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक, अगर 4 बॉन्ड बनेंगे तो एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा भी बन जाएगा। अब बनाते हैं क्या, इथीन। सिंपली बना के देखें, आसानी से समझ में आ जाएगी मेरी बात। क्या बनाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इसका हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये मैं पहले भी लिख चुका हूं, पाई एंड डेल्टा बॉन्ड्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी sp2 है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर तुम बॉन्ड गिनोगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिंपल बात है। अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे कैसे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखना जरा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कितना एंगल पर अरेंज करना होता है, 120 डिग्री पे। तो फिगर ऐसी बनाएंगे कि लगभग 120 डिग्री तो बनी जाए यार, एग्जैक्ट ना बने तो लगभग तो बने ही। तो एक कार्बन के बना लिए और दूसरे कार्बन के भी बना लिए। ठीक, अब यहां पे क्या आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे हाइड्रोजन्स। ये कार्बन था, ये भी कार्बन था, यहां पे आ जाएंगे क्या, हाइड्रोजन्स। सिंपल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 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 है। ठीक, तो मॉलिक्यूल का प्लेन हमने मान लिया कि एक्स वाई प्लेन है। हमने मॉलिक्यूल का प्लेन मान लिया क्या, या एक्स जेड प्लेन है। तो जो एक पी वाई ऑर्बिटल होगा वो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होगा। तो इसमें भी पी वाई ऑर्बिटल एक परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होगा। ये दोनों आपस में मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पाई बॉन्ड को ऐसे ही दूर दूर से ही दिखाया जाता है, कोई और तरीका नहीं होता कॉपी में रिप्रेजेंट करने का। तो ये पाई बॉन्ड बन गया। ठीक, तो मॉलिकुलर प्लेन कौन सा आ गया, ये प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है। सिंपल बात है। तो sp2 में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुआ वो s हुआ, px हुआ और pz हुआ। तभी पाई बॉन्ड किसने बनाया, पी वाई ने बनाया। ठीक है, चलो भाई आगे बात करता है। अब बनाते हैं, एक और बना के दिखा देता हूं, इथाइन। जिन्हें नाम नहीं पता उनके लिए नाम भी लिख देता हूं, ये इथाइन है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से, कमेंट करो फटाफट, क्या आ जाएगा, sp। sp के लिए हमें बॉन्ड एंगल कितने पे बनाना है, 180 डिग्री पे। 2 कार्बन से 180 डिग्री पे अरेंज कर दिया दोनों को। ठीक, 2 हाइड्रोजन्स थे तो दोनों हाइड्रोजन्स बना दिया। दो हाइड्रोजन्स थे तो दोनों हाइड्रोजन बना दिए। यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब अगर हम इस एक्सिस को z एक्सिस ले लें तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल खाली होंगे। एक px खाली होगा जो आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये कौन सा है, px, और ये भी कौन सा है, px। और एक pz खाली होगा, तो ये भी कैसा है, pz, और ये भी कैसा है, pz। तो ये ड्राइंग बन गई इसकी आसानी से। ठीक है, तो कुछ ड्राइंग्स घर के लिए दे देते हैं, होमवर्क के लिए बना के रखना, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी बताना कि इन अ प्लेन कितने एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन है। ठीक, ये होमवर्क के लिए है। क्या कि ड्रॉ
the orbital diagram of the following and also tell number of atoms in a या maximum number of atoms in a plane। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन जो करने हैं वो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम अब तो नॉमेनक्लेचर भी सीख गए तो प्रोपीन है। इसका नाम एलीन है, ये स्पेशल केस है। थर्ड इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये केटीन है। फोर्थ इज, अब तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी सब लोग जानते हैं। और फिफ्थ इज, तो ये 5 करने हैं। और सिक्स्थ अगर बनाना चाहो तो बेंजीन भी बना लेना। चलो, मैं ये मान रहा हूँ कि 11th वालों ने भी नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो देख लिए होंगे तो बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी इसी। ठीक, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इतना तो मानना ही पड़ेगा यार, और कैसे करूँ। तो ये होमवर्क के लिए इन्हें करके रखेंगे बिल्कुल, और इनके आंसर्स मैं फिर से टेलीग्राम पे ही दूंगा और कहीं भी नहीं मिलेंगे इनके आंसर्स। ठीक है, अब बात करते हैं यार आगे, टाइटल डाल देते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसे क्या पढ़ते हैं? म्यू, MEU, म्यू। म्यू ग्रीक सिंबल है, फिर से वेक्टर क्वांटिटी है, तो म्यू इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट क्या है कि दो चार्जेस के बीच के मोमेंट को हम क्या कहते हैं? अगर उनका हम टॉर्क निकालें तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइपोल मोमेंट कहेंगे। तो डाइपोल मोमेंट का एरो हमेशा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ बनाता है। किधर से किधर बनाएंगे? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ बनाएंगे। जैसे HCl लिया तो H पे डेल्टा प्लस आ गया और Cl पे माइनस आया, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि एक ओवरऑल डाइपोल मोमेंट HCl मॉलिक्यूल में डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर सम जानते हैं, फिजिक्स पढ़े लिखे लोग हैं। तो द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स। ठीक, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव ए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, जिनका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। जिनका डाइपोल मोमेंट आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, उन्हें हम कहेंगे, उनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो वो कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और जिनके लिए म्यू 0 आ रहा है वो कैसे हैं? वो नॉन पोलर है, यानी उनमें कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो वो कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं कि फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन की क्लोरीन और नाइट्रोजन की लगभग बराबर है, फिर कार्बन और हाइड्रोजन की है। तो हमें क्या करना है? कमेंट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर। जैसे अगर हमें CO2 की बात करनी हो, अच्छा एक होमवर्क यार और है, मैं भूल गया बताना कि जो हमने 50 स्ट्रक्चर बनाए थे, 50-55 स्ट्रक्चर बनाए थे, उनमें सब में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के रखना है। उन सब में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके रखना है। ठीक है, वो तुम अपने आप करोगे और बिल्कुल ईमानदारी से करोगे। ठीक, क्या कहना है कि CO2 में अगर हमें निकालना है तो CO2 की ड्राइंग कैसे बनाएंगे? देखो, CO2 ऐसे बनेगा। तो CO2 में पोलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? 0, क्योंकि दो बराबर चीज़ें एक दूसरे को बराबर फोर्स खींचेंगी तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इनमें डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस तो होगा। ठीक, लेकिन कोई पूछे CO2 में पोलर बॉन्ड्स हैं या नहीं है? बिल्कुल है। नेट डाइपोल मोमेंट है या नहीं? नहीं है। इसी तरह से BF3 में देखो जरा, BF3 में B और F के बीच में बॉन्ड होगा। अब किसी एक पॉइंट को तीन लोग 120 डिग्री के एंगल पे पकड़ के खींचेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। ये कैसा हो गया? पोलर हो गया। हो गया। वाटर को देखना जरा, ये अपनी तरफ खींचेगा, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये इधर खींचेगा, और लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही खींचवाएंगे।
तो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह से तुम्हें सारे मॉलिक्यूल्स की ड्राइंग पता है, इन सारे मॉलिक्यूल्स की ड्राइंग पता है, तो इनके लिए तुम्हें म्यू पे कमेंट करना है कि म्यू कैसा आएगा, इनका कम आएगा, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। ये करोगे अपने आप की, मैं करता जाऊँ सॉल्व। चलो मैं ही कर देता हूँ थोड़े से और। SF4 देखो, SF4 में क्या है, याद आ रहा है सीसॉ बनाया था। अब सीसॉ में तो वेक्टर कैंसिल होने से रहे, तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। SF6 कैसा बनाया था यार, SF6 में क्या था, सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऑक्टेटल ज्योमेट्री है, तो म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। PCl5 में भी देखो क्या होगा, एक्सियल वाले को कैंसिल कर देंगे और 3 वेक्टर प्लेन में वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनके लिए भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से IF7 में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पेंटागनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री है, तो 0 आ जाएगा। बाकी तो कम से कम 4 सवाल तो अपने आप लगाओगे यार, मैं इतनी उम्मीद रखूँ, छोड़ दूँ इस उम्मीद में, हाँ या ना बताना। इन्हें अटेम्प्ट कर लो, मैं अगली क्लास में इन्हें डिस्कस कर ही दूंगा, ये प्रॉमिस है, ठीक है। ये सवाल करते हैं, चलो इसे IIT का नहीं, IIT का अगला वाला सवाल होगा। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो क्या हो रहा है कि Cl अपनी तरफ खींच रहा है, ये Cl अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसमें तो 0 हो गए। इसमें ये Cl ऊपर खींच रहा है, ये Cl इधर खींच रहा है, तो इनके बीच का जब नेट एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। इन दोनों के बीच का एंगल जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो 60 डिग्री वाला ऑब्वियसली दोनों का नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन 60 डिग्री वाले का डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, क्योंकि वेक्टर सम 0 होगा। इसे कहते हैं इसे कहते हैं पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। क्या कहते हैं, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। और अब नॉमेनक्लेचर तो तुम्हें आता ही है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेटा डाइक्लोरो बेंजीन है। नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो देखना जरूरी है, और ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप G जुड़ा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में पहली 2 पोजीशन लेफ्ट वाली और राइट वाली क्या होंगी, ऑर्थो, फिर दोनों मेटा और अपोजिट वाली पैरा। यानी कि अगर हम ग्रुप को यहाँ जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो गई, ऑर्थो, ये दोनों क्या हो गई, मेटा, और ये क्या हो गई, पैरा हो गई। ये IIT JEE का क्वेश्चन है, इसके लिए म्यू 0 है, ये तो तुम्हें पता ही है, और बाकी पे कमेंट करना है बिना नकल करे। देखते हैं JEE का तुम क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये भी तुम बताओगे ना करके। अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, क्योंकि अब हमने पोलैरिटी डेवलप कर ली है, तो आयनिक बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दोज एटम्स विच हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 एट पॉलिंग स्केल। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो जैसे NaCl ले लें, तो NaCl लिया, NaCl में क्या हुआ, Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, तो Na पे आ गया प्लस चार्ज और Cl पे आ गया माइनस चार्ज, तो बन गया क्या, NaCl। तो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टल्स एंड दे फॉर्म लैटिस एंड हैव लैटिस एनर्जी। अब लैटिस क्या होता है, लैटिस इज अ 3D अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट। मान लो कि अगर हम अपना एक डस्टर ले लें और डस्टर के बॉक्स को या फिर एक क्यूब ले लें छोटा सा, और क्यूब को हम पूरे रूम में अरेंज करना शुरू कर दें, ऊपर नीचे सब तरफ क्यूब रख दें, तो क्या होगा, क्यूब का एक 3D लैटिस बन जाएगा, और उसमें जो एक छोटा सा क्यूब होगा दैट विल बी द यूनिट सेल ऑफ दैट लैटिस। तो लैटिस इज अ 3D अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स एंड द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक, तो लैटिस जब बना होगा तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, क्योंकि उसने पैक किया, पैकिंग में कुछ एनर्जी लगी होगी। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लैटिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एंड गैसेस स्टेट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। किसी भी लैटिस को ब्रेक करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट कर देने को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। और लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ लैटिस इज बीइंग फॉर्म्ड। 1 मोल लैटिस फॉर्म होगा तो हम उसे कहेंगे लैटिस एनर्जी, और उसी लैटिस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट इज आल्सो कॉल्ड लैटिस एनर्जी। एक में एक्सोथर्मिक कम होगा और एक में एंडोथर्मिक होगा, दे बोथ रिमेन द लैटिस एनर्जी। ठीक, अब हाउ टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, लैटिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय बॉर्न-हेबर साइकिल विच इज बेस्ड अपॉन हेस लॉ। बॉर्न-हेबर साइकिल से हम कैलकुलेट करेंगे विच इज बेस्ड अपॉन हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है,
हेस लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इन अ प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व। मतलब तुम्हें आईआईटी में मान लो सेलेक्ट होना है या नीट में सेलेक्ट होना है, तो तुम्हें नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे भी ले लो, तुम यूट्यूब से पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कर लो, कैसे भी, लेकिन जो नेट एनर्जी है जितनी पढ़ाई करनी है उतनी करनी ही पड़ेगी, तभी तुम आईआईटी में सेलेक्ट होगे। ठीक, तो अगर ए से ई जाने में मान लो कि ए से ई जाने में x किलो जूल एनर्जी खर्च हो रही, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी। ठीक, डेल्टा एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी। तो ए से ई जाने में मान लो x एनर्जी खर्च हो रही है, तो हमने ए से ई नहीं गए, डायरेक्ट हम क्या गए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ई गए। तो ए से बी जाने में मान लो x1 एनर्जी खर्च हुई, फिर x2 x3 x4, तो x की वैल्यू जो आएगी वो x1 x2 x3 के सम के बराबर आएगी। यानी हीट एक्सचेंज जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन इसका कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा में क्या दिया हुआ है कि Na सॉलिड और Cl2 से हाफ Cl2 से NaCl सॉलिड बना, उसके हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दिया, और डेल्टा HF का मतलब है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करा होगा, Na सॉलिड को कन्वर्ट किया होगा Na गैस में, तो दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। मान लिया कुछ x एनर्जी लग रही है x1। अब Na गैस से Na प्लस गैस बनाया, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि डायरेक्टली सोडियम सॉलिड से गैस, अगर हम गैस प्लस बनाएंगे तो उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कह सकते, उसमें दो एंथैल्पी छुपी होंगी, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन। तो ये सब्लिमेशन हो गई पहली वाली, और दूसरी क्या होगी, आयनाइजेशन। फिर Cl2 के आधे मोल को ब्रेक किया, इसलिए x3/2 लिखा, क्योंकि पर मोल एनर्जी लिखी हुई है, ध्यान से पर मोल एनर्जी लिखी हुई है इसलिए बाई 2 किया, तो Cl को आधा ही यूज़ किया, तो बॉन्ड एनर्जी कितनी आ गई, x3/2। फिर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर लिया, तो Cl माइनस बन गया, तो क्या आ गई, एब्जॉर्ब में एनर्जी रिलीज होगी, और Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस हमारे पास तैयार है, तो इससे लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास L निकल आएगी। तो अगर हम लिखेंगे इसे तो हम क्या लिख देंगे कि -x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3/2 माइनस x4 माइनस L। हमें जो भी चीज़ नहीं पता होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन है, सिंपली निकाली जा सकती है, इससे कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक, ये तो आसान बात है, इसमें कोई समझने में दिक्कत तो होगी नहीं किसी को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे क्या करना है, आगे हमें एक क्वेश्चन करना है, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ो भाई क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी फ्रॉम ऑफ KCl फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एट स्टैंडर्ड स्टेट। हमें ये डेटा गिवन है, इससे हमें क्या निकालनी है, लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है। तो सब लोग एक बार अटेम्प्ट लोगे अपने आप, एक बार अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे, ऐसा सवाल आया तो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, है ना, सही रहेगा। क्या करें, तो कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम हमें दे रखा है, तो हमने क्या किया, के सॉलिड से के गैस बनाया, और इसके लिए डेल्टा H लिख दिया, सब्लिमेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 89 किलो जूल पर मोल। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, फिर उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन दे रखा है और आयनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल भी दे रखा है, तो के गैस से हमने क्या बना लिया, बिल्कुल जो ऊपर किया था वही कर रहे हैं, बस उसे डेटाबेस के साथ लिख देना है, जिससे तुम्हें तसल्ली रहे कि सबने सवाल लगाया था। वैसे अगर नहीं भी लगाते तो चल जाता काम मेरा तो, लेकिन तुम्हारा नहीं चलता इसलिए मैं लगा रहा हूँ। ठीक, ये बन गया। अब फिर इसके बाद क्या आया, फिर आया हाफ Cl2 गैस गिव्स Cl गैस, इसे क्या कहेंगे, डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन कितनी आ रही है, जितनी दी हुई है उसकी बाई 2, तो यानी कि 244/2। सिंपल बात है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है, तो Cl गैस माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पे, तो Eg लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन ये कितनी दी हुई है, माइनस की 355। फिर उसके बाद क्या दे रखा हमें, फॉर्मेशन ऑफ KCl भी रखा है, तो K प्लस गैस प्लस, अच्छा KCl दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ KCl दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे इसे कि K सॉलिड
प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स KCl सॉलिड। तो ये डेल्टा HF0 हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, -438 किलो जूल पर मोल। हमें निकालना क्या है, लैटिस एनर्जी निकालनी है। तो K प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस गिव्स KCl सॉलिड हमें निकालना है। ये डेल्टा H लैटिस हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिख देंगे, डेल्टा HF0 इज इक्वल्स टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन प्लस डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन प्लस डेल्टा H लैटिस। इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी, देखना जरा, सबकी वैल्यू लिखते जाओ। -438 इज इक्वल टू सब्लिमेशन की कितनी दे रखी, 89। आयनाइजेशन की कितनी दे रखी है, 425। बॉन्ड डिसोसिएशन 244/2। इलेक्ट्रॉन गेन कितनी दे रखी, 355। माइनस L लिख लो इसे, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। तो L की वैल्यू जब डेल्टा H लैटिस हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे निकल आएगा -719 किलो जूल पर मोल। तो सिंपल आंसर हमारा आ जाएगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आसानी से। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ ली है और आयनिक बॉन्ड पढ़ ली है। हम लोगों ने दो चीज़ें ख़त्म कर ली, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। और हमने ये देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड्स में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ये हमें बताता है फजांस रूल। आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ये हमें बताता है फजांस रूल। ठीक है, तो फजांस रूल हमें क्या बता रहा है, फजांस रूल हमें बता रहा है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप किया जा सकता है, ये हमें बताता है कौन, फजांस रूल बताता है। ठीक, तो फजांस रूल क्या होता है, फजांस रूल पढ़ने के लिए हम क्या बताएं कि हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का साइज हमेशा नेगेटिव चार्ज से छोटा होता है, तो पॉजिटिव छोटा सा है और नेगेटिव मोटा सा है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया। जब चलना शुरू किया तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट होते होते हुआ क्या कि दोनों एक पॉइंट पे जाके ओवरलैप कर गए। दोनों एक पॉइंट पे जाके क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। तो जो शेप थी वो देखो, एनाइन की ज़्यादा गड़बड़ाई, कैटाइन की कम गड़बड़ाई। जो डिस्टॉर्शन इन शेप है, यहाँ से यहाँ तक देखो क्या हुआ, डिस्टॉर्शन इन शेप हुआ। डिस्टॉर्शन इन शेप ऑफ एनाइन इज मोर। क्यों, क्योंकि भाई देखो जो मोटा है ना उसके अगर तुम धक्का दो तो केवल पेट भी धक्का दिया जा सकता है, पतले आदमी को पेट को धक्का नहीं दिया जा सकता। डिस्टॉर्ट चीज़ें जो मोटी होती वो ज़्यादा होती, पतली चीज़ें डिस्टॉर्ट नहीं होती। ठीक, तो डिस्टॉर्शन इन द शेप विल बी देयर इन बोथ कैटाइंस एंड एनाइंस, बट इट विल बी ऑब्जर्व मोर इन एनाइंस ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। लार्जर साइज होने की वजह से एनाइंस में मतलब क्या होगा, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। ड्यू टू पोलराइजेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कह सकते हैं, सम पोर्शन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन गेट ओवरलैप्ड एंड देयरफॉर सम कोवेलेंट कैरेक्टर अपीयर। सिंपल बात है कि दोनों में लगाव इतना ज़्यादा था कि कुछ थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो गई थोड़ी सी, और उस ओवरलैपिंग की वजह से कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर, कुछ शेयरिंग वाला कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कहेंगे, क्योंकि एनाइन की शेप ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुई है तो हम क्या कहेंगे कि कैटाइन ने एनाइन को पोलराइज कर दिया। कैटाइन ने एनाइन को पोलराइज कर दिया, कैटाइन ने एनाइन को पोलराइज कर दिया। तो लिखेंगे क्या, वी से दैट द कैटाइन पोलराइज द एनाइन, सो द कैटाइन हैज पोलराइजिंग पावर। कैटाइन ने पोलराइज किया तो उसके पास क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। और एनाइन खुद पोलराइज हुआ तो उसकी एबिलिटी है पोलराइज होने की, तो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। कैटाइन पोलराइज हुआ और एनाइन की पोलराइजेबिलिटी आ गई। ठीक,
तो फॉर कैटाइंस द पोलराइजिंग पावर होगी और एनाइंस के लिए क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। अब कैटाइन की पोलराइजिंग पावर किस बात पे डिपेंड करेगी, ये बात पढ़ते हैं। तो फॉर कैटाइंस द पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1 इज चार्ज। देखो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन का पुल ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन का पुल ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर। ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर। तो चार्ज ऑफ कैटाइन से प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोलराइजिंग पावर के। चार्ज ऑफ कैटाइन प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोलराइजिंग पावर के। ठीक। अब अमंग द फॉलोइंग कैटाइंस ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर लिखना है तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। देख लो सिंपल एग्जांपल है दोनों कि Na प्लस Mg2 प्लस Al प्लस 3 Si प्लस 4 में किसका ज़्यादा होगा, Si प्लस 4 का ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। Mn प्लस 2 Mn प्लस 4 Mn प्लस 7 में किसका ज़्यादा होगा, Mn प्लस 7 का ज़्यादा होगा। सिंपल बात है। अब बात आती है साइज ऑफ कैटाइन की। जितना छोटा कैटाइन होगा वो उतना ज़्यादा जल्दी एनाइन के पास पहुँच जाएगा। जितना छोटा कैटाइन होगा वो उतना जल्दी आयनाइन के पास पहुंच जाएगा। तो स्मॉलर द कैटाइन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर। तो अगर हमें Na प्लस से लेके या लिथियम प्लस से लेके सीजियम प्लस तक जाना पड़े तो पोलराइजिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा होगी, लिथियम प्लस की ज़्यादा होगी। इन दोनों को एक साथ अगर लिखना हो तो उसे हम चार्ज डेंसिटी से लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर एक साथ लिखना हो तो हम उसे चार्ज डेंसिटी से लिख सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई वॉल्यूम या चार्ज बाई साइज। तो हायर द चार्ज डेंसिटी हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर। सिंपल बात है। जो चौथा पॉइंट है ये लोग नहीं जानते या इसमें ही कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ऐसे डिपेंड करेगा जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कैटाइन का, या फिर सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या नाइदर नोबेल नॉर सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी अदर देन अबाउट टू। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6 है जो नोबेल गैसेस पजेस करती हैं। अब हम लोग पीरियोडिक पढ़ चुके हैं, इतनी देर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बात समझ में आ जानी चाहिए जल्दी से। सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6 और ND10 होता है। ठीक। और नाइदर का मतलब इन दोनों में से कोई नहीं हो। तो ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर जो होती है वो नाइदर नोबेल नॉर सूडो नोबेल की सबसे ज़्यादा होती है, फिर सूडो नोबेल की और फिर नोबेल गैस की। तो यानी कि अगर हमसे कहें PbCl2 ZnCl2 और MgCl2 में बात करें तो PbCl2 सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा और MgCl2 कैसा होगा, सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। अब बात आती है एनाइंस की। एनाइंस में क्या कहेंगे कि एनाइंस की पोलराइजेबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। पहली बात आएगी चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज एनाइन पे होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है। फिर साइज पे, तो जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा उतना डिस्टॉर्ट करना आसान होगा, उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। अब हमें अगर इन क्वेश्चंस में कोवेलेंट करेक्टर निकालना हो तो मैं इसे हाईलाइट, इनका आंसर हटा दूं, घर से करके लाना है मेरा होमवर्क में। ठीक है, आंसर हटा देता हूँ, घर से करके लाना। आंसर मैं तो लिख ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इन्हें घर से करके लाइएगा आप लोग। बिल्कुल सिंपल है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे LiCl, चलो एक कर देते हैं। LiCl, NaCl, KCl और RbCl में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा, क्योंकि Cl तो सब जगह सेम ही है। ऐसे Na2O, Na2S, Na2Se में कौन सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा, इसका साइज बड़ा। ठीक, सिंपल बात है। अब बाकी दो अपने आप करना है घर से। ठीक, अब हमें पता करना है कि हाउ टू डिटरमाइन द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। और यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होती है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट होती है डिवाई। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाई होती है। 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और 1 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाई। ठीक, 1 ESU इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम्स। ये यूनिट ध्यान रखेंगे। जैसे एक सवाल छोटा सा मैंने लगा के दिखाया यहाँ पे, आसानी से देख लो, सॉल्व भी कर दिया पहले से ही, कि लेट अस सपोज HCl मॉलिक्यूल H plus and Cl minus will bear the unit charge this, ठीक, and the bond distance between HCl is this। ठीक, तो बॉन्ड डिस्टेंस हमें किस में दी है, एंगस्ट्रॉम में दी है। तुमने उसे किस में लिख लिया, सेंटीमीटर में लिख लिया। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट हमें दिया है 1.03। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर हमें निकालना। परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल ली Q इंटू डी।
Q/2 से निकाल ली और फिर गिवन अपॉन थ्योरेटिकल कर दिया, तो इससे 16.9% आ गया, यानी HCl मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ 16.9% आयनिक कैरेक्टर भी है। तो कोई भी बॉन्ड अब ना तो प्योरली कोवेलेंट रहा ना प्योरली आयनिक रहा, ना कोई बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट रहा ना कोई बॉन्ड प्योरली आयनिक रहा। ठीक, यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद हमें जो डिस्कस करने के मेन मुद्दे बचे हैं वो एक तो बॉन्ड एंगल के थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और हम लोग बात करेंगे बैक बॉन्डिंग और MOT की। यहाँ तक की बात सबको समझ में आनी चाहिए। हो सकता है 3 मतलब 1 क्लास और लगेगी, मतलब 1 लगेगी या 2 लगेगी। मैं 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करने की सोचता नहीं हूँ ना। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रख के हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, अच्छे से पढ़ाई करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो और लोगों को तक पहुंचाते रहो। अच्छा लगता है जब तुम लोग कमेंट करते हो, तो कमेंट करके बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।